नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और स्वागत करती हूं आपका हमारे टाइम मैनेजमेंट के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में। आज हम आपकी एक और बर्निंग प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं, जो है एबीसी ऑफ डेलीगेशन। तो इस टॉपिक में हम 3 पॉइंट्स के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि व्हाट इज डेलीगेशन, यानी कि डेलीगेशन आखिरकार होता क्या है। टॉप 5 ऐसे आपको रीजंस बताएंगे जिसमें हम आपको ये समझाएंगे कि आखिरकार लोग डरते क्यों हैं काम डेलीगेट करने से, या ये भी बताएंगे आपको कि डेलीगेशन जो है ना इंपॉर्टेंट क्यों है टाइम मैनेजमेंट के लिए। और आप बिल्कुल तसल्ली बख्श रहिए, क्योंकि हम आपको डेलीगेशन से जुड़ी सारी बातें बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं एबीसी ऑफ डेलीगेशन के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस डेलीगेशन से जुड़े सफर को। और सबसे पहले मैं आपको समझा देती हूं कि आखिरकार डेलीगेशन, जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, डेलीगेशन ये होता क्या है। देखिए, एक बात बताइए, आपके ऑफिस में जो सीईओ है या फिर सीएफओ है या कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, या आपने उनको कभी देखा है कि वो अपने अकाउंट्स जो है ना वो खुद ही लिखे जा रहे हैं? आपने कभी कंपनी के डायरेक्टर को देखा है कि वो अपनी कंपनी के लिए ना खुद ही हायरिंग कर रहे हैं? नहीं ना, वो केवल रिव्यू करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, अकाउंट्स को, इन सबको ना वो रिव्यू करते हैं। वो अकाउंट्स मेंटेन करने का काम खुद नहीं करते हैं, वो ये सारा काम ना अपने एम्प्लॉइज को आगे दे देते हैं। इसी तरह हायरिंग भी ना वो कभी खुद नहीं करते, किसी कंसल्टेंसी के जरिए कराते हैं, या फिर एचआर डिपार्टमेंट की हायरिंग करते हैं और ये काम उन्हें दे देते हैं। तो ये जो सीईओ कंपनी के टास्क या काम जो होते हैं ना, अपने एम्प्लॉइज को या फिर अपनी टीम को आगे दे देते हैं। बस इसी प्रक्रिया को हम कहते हैं डेलीगेट करना, यानी कि काम को ना आगे बांट देना। डेलीगेट करना यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को एक स्पेसिफिक टास्क दे देना और उसको ये अधिकार भी दे देना कि वो उस काम को कंप्लीट कर सकता है। लेकिन कई बार हमने देखा है कि ऐसे ना बहुत से रीजंस होते हैं जिनकी वजह से लोग अपने काम किसी को डेलीगेट नहीं करना चाहते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि डेलीगेट करने से पहले ना वो थोड़ा सा डरते हैं। तो आइए बात कर लेते हैं ऐसे टॉप 5 रीजंस के बारे में कि लोग आखिरकार काम को डेलीगेट क्यों नहीं करते हैं। दरअसल उनको ये लगता है कि ये काम तो मुझसे बेस्ट कोई कर ही नहीं सकता है, जो बिल्कुल सही बात है, लेकिन सिर्फ तब तक सही है जब तक आपने ना किसी को मौका नहीं दिया है। और जिस दिन आपने सही व्यक्ति को मौका दे दिया तो ये मुगालता भी आपका दूर हो जाएगा और दूसरों पर भरोसा करना आप सीख जाएंगे। अच्छा, दूसरा ये कारण होता है कि कई बार ना हमें ये लगता है कि अगर हमने किसी को काम ये दे दिया, किसी को डेलीगेट कर दिया, तो क्या होगा कि वर्क की क्वालिटी और टाइम जो है ना वो सफर कर जाएगा। देखिए, अगर वो काम किसी एम्प्लॉय या फिर कोलीग को हम दे देंगे तो उस व्यक्ति को लगता है कि वो काम ना रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं हो पाएगा, या मुझे जो डेडलाइन मीट करनी थी उस डेडलाइन में ये खत्म नहीं हो पाएगा। खुद को बचाने के लिए कुछ लोग ना खुद को परफेक्शनिस्ट भी कहते हैं, ताकि लैक ऑफ डेलीगेशन को वो जस्टिफाई कर सके। तीसरा कारण ये होता है कि वो दूसरों पर ना ट्रस्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसी और पर तो ट्रस्ट कर ही नहीं सकता, कहीं कोई गड़बड़ हो गई या कोई ब्लंडर हो गया या गलती हो गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मेरे ऊपर आ जाएगी। अब ये उन जगहों पर होता है जहां पर वर्क तो ट्रांसफर कर देते हैं लेकिन अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं करते हैं। जानते हैं क्यों? सही पकड़े हैं, क्रेडिट ट्रांसफर भी तो हो जाएगा। अब जो अगला हमारा पॉइंट है ना वो यही है। देखिए, क्रेडिट ट्रांसफर होने का डर ना लोगों में बहुत ज्यादा होता है। कई लोगों को लगता है कि अगर वो अपना टास्क किसी दूसरे को डेलीगेट कर देंगे तो उन्हें क्रेडिट ही नहीं मिल पाएगा। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपके टीम लीडर ने आपको कोई सेल्स रिपोर्ट बनाने को दे दी है और आपने उसे ना अपने किसी कोलीग को दे दिया, तो जाहिर सी बात है कि अगर रिपोर्ट बढ़िया बन गई तो काम का क्रेडिट तो आपके कोलीग को मिल जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होगा, आपका काम जो है वो बढ़ चुका है। बस आपको यह ध्यान रखना होगा कि क्रेडिट को जाने देने के लिए ना आपको तैयार रहना होगा। ये एक अच्छे लीडर की निशानी होती है। पांचवा कारण ये होता है, लोग डेलीगेट काम नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारा तो उस काम पर कोई कंट्रोल ही नहीं रहेगा। अब कई बार मैनेजर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर वो अपनी टीम को या फिर एम्प्लॉइज को टास्क को डेलीगेट कर देंगे ना तो उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। टीम मेंबर्स अपने अकॉर्डिंगली जैसे चलना चाहेंगे वैसे काम करेंगे तो उनका तो कंट्रोल ही नहीं रहेगा। जबकि इन सब रीजन से हटकर अगर हम देखें ना तो डेलीगेशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है टाइम मैनेजमेंट के लिए। चलिए जरा आपको ये भी बता देते हैं कि टाइम मैनेजमेंट के लिए आखिरकार ये डेलीगेशन जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है। इसका सबसे पहला फायदा तो ये होता है कि इससे ना आप हाई प्रायोरिटी टास्क पर फोकस कर पाते हैं। देखिए, डेलीगेट करना जरूरी है क्योंकि अगर आप अपना सारा काम
खुद करना चाहेंगे तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास तो 24 घंटे ही होते हैं, तो इसी अवेलेबल टाइम में आपको सारा काम भी खत्म करना है। देखिए डेलीगेशन से क्या होता है कि मैनेजर्स का वर्कलोड जो होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाता है। इसका फायदा ये होता है जब वो अपने टीम मेंबर्स को काम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो इससे वो अपने हाई प्रायोरिटी टास्क काम जो होते हैं ना उन पर अच्छे से फोकस कर पाते हैं। तीसरा फायदा ये होता है कि आपके टीम मेंबर्स जो है ना वो मोटिवेटेड फील करेंगे। जी हाँ, जब आप अपने टीम मेंबर्स को या स्टाफ को काम डेलीगेट करते हैं उनको ऐसा फील कराते हैं कि उनकी अहमियत कितनी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंपॉर्टेंट हिस्सा है, तो इससे वो मोटिवेटेड फील करते हैं और अपने काम को जल्द से जल्द पूरा भी करते हैं। चलिए एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई एक प्रोजेक्ट है जो आपने अपनी टीम को डेलीगेट कर दिया है। अब उससे क्या होगा कि आप अपना प्रीशियस टाइम जो है ना वो सेव कर रहे हैं। एक राज मैं आपको और बता देती हूँ, एबीसी ऑफ डेलीगेशन का। जी हाँ, इसमें बताने वाली हूं मैं आपको 3 ऐसे स्टेप्स जो आपको फॉलो करने होंगे इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए। सबसे पहला स्टेप होता है ए, यानी कि एनालाइज एंड असाइन। देखिए इफेक्टिव डेलीगेशन के लिए ना ये बहुत जरूरी है कि आपके पास क्या क्या टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उन्हें आप एक जगह पर नोट कर लें। आप एक मास्टर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, फिर उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहले वो टास्क होंगे जो आपको खुद करने हैं और दूसरे वो टास्क होंगे जिन्हें आप दूसरों को दे सकते हैं या फिर उनकी हेल्प ले सकते हैं उन्हें कंप्लीट करने के लिए। अब जो भी टास्क दूसरी कैटेगरी में आते हैं वो सभी आप डेलीगेट कर सकते हैं किसी और को, मे बी अपने टीम मेंबर्स को या फिर कोलीग्स को या फिर जूनियर्स को। देखिए मैं आपको ना एक बहुत अच्छी सी बात बताती हूँ। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस लाइज नॉट इन डूइंग योर ओन वर्क बट इन रिकॉग्नाइजिंग द राइट पर्सन टू डू इट। कहने का मतलब ये है कि आपको जो भी टास्क डेलीगेट करना है उसके लिए बहुत जरूरी ये है कि आप सही पर्सन को चुने जिसके पास उस काम को करने के लिए 2 चीजें होनी चाहिए। पहली चीज काबिलियत और दूसरी चीज नियत। देखिए काबिलियत में नॉलेज, स्किल, कैपेबिलिटी शामिल होती है, लेकिन नियत में एटीट्यूड एंड विल टू डू समथिंग शामिल होता है। अब एक उदाहरण ले लेते हैं। अगर आपकी कॉस्मेटिक की एक दुकान है, आप अपने यहाँ पर काम करने वाले किसी बंदे को कस्टमर को प्रोडक्ट्स दिखाने को कहते हैं, लेकिन वो व्यक्ति क्या करता है, उसे पता ही नहीं कि कौन सा ब्रांड जो है वो कहाँ पड़ा हुआ है, कौन सा ब्रांड किस स्किन टाइप के लिए ठीक रहेगा, तो वो ये काम कैसे कर पाएगा। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। अगर फॉरेन के आपके कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके कॉल अटेंड करने के लिए आप किसी व्यक्ति को हायर कर लेते हैं, लेकिन उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स ही वीक हैं और वो ज्यादा लैंग्वेजेस भी नहीं जानता है, तो यहाँ पर भी सवाल यही उठता है वो व्यक्ति ये काम कैसे कर पाएगा। देखिए दोनों एग्जांपल्स में ना क्या मिसिंग था, काबिलियत। जी हाँ, यदि आप अपने काम के लिए किसी काबिल व्यक्ति को चुनेंगे ना तो वो आराम से आपका काम कर पाएगा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि उसकी काम करने की ना नियत भी होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं दूसरे स्टेप की, यानी कि बी फॉर ब्रीफिंग। देखिए सिर्फ टास्क को डेलीगेट करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि जो भी काम आप किसी को दे रहे हैं ना उसको सही करने का तरीका जो होता है ना वो भी उसे बताना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि काम ठीक तरीके से हो पाए। अब कुछ बातों का आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, जैसे कि जो भी आप टास्क किसी को दे रहे हैं उसकी इंपॉर्टेंस और अर्जेंसी जो है वो जरूर बताएं। कोई स्पेसिफिक प्रोसीजर अगर उसे फॉलो करना है तो वो भी आपको बताना होगा। क्या टाइमलाइन है, क्या क्वालिटी आपको चाहिए, किस क्वांटिटी में वर्क होगा, ये भी उसको बताना बहुत जरूरी हो जाता है। अब एक और उदाहरण ले लेते हैं। देखिए मान लीजिए कि आप किसी सेल्समैन को ये टास्क दे रहे हैं कि उसे 100 लैक्मे के फाउंडेशन जो है शेड नंबर 1 और 2 के बेचने हैं। अब उसे क्या करना है, 1 महीने में उसे सेल करना है। और कहां पर ये सारी सेल होनी चाहिए, नोएडा के सेक्टर 22 और 68 के रीजन में होनी चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या किया है कि अपने सेल्समैन को ना सारी डिटेल जानकारी दे दी है। अब हमारा अगला स्टेप है स्टेप सी का मतलब कम्युनिकेट। देखिए एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि क्या टास्क है, उसको किसे डेलीगेट करना है, तो लास्ट में आपको करना ये होगा कि बताना होगा उस पर्सन को जिसे आप ये काम डेलीगेट करने वाले हैं। डेलीगेटर और वो पर्सन जिसे टास्क दिया जा रहा है उनके बीच में कॉन्टिन्यूअस कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि डेलीगेशन में अगर एक दूसरे के बीच में आइडियाज, थिंकिंग, थॉट्स एक्सचेंज नहीं हुए तो एंड रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली आपको नहीं मिल पाएगा। अब इसके लिए बहुत जरूरी ये है कि आप रेगुलर मीटिंग्स करें, चाहे वो मीटिंग्स फिजिकल हो या फिर वर्चुअल हो। फोन कॉल्स करें, कॉन कॉल्स करें, ईमेल्स, मैसेजेस पर कम्युनिकेट करते रहें। रिक्वायर्ड हो तो फेस टू फेस इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। अब मीटिंग के लिए आप एक टाइमलाइन फिक्स कर सकते हैं। एक उदाहरण और ले लेते हैं। अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें 3 से 4 महीने का काम है तो 1 या 2 हफ्ते में एक बार आप मीटिंग जरूर रख सकते हैं। इस बात का बस आपको ध्यान रखना होगा कि मीटिंग भले ही शॉर्ट हो लेकिन इफेक्टिव होनी चाहिए। तो देखा आपने कि किस तरह से आप एबीसी के जरिए जो है अपना काम डेलीगेट कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।